हेलो एंड वेलकम टू मैत्री एकेडमी। दोस्तों, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको इग्नू की एमए हिंदी का सिलेबस डिकोड करवाया था। अब उसी कड़ी में आज से हम क्या करने जा रहे हैं, उसी सिलेबस में से हम डिफरेंट बुक्स को उठाएंगे और उसको कवर करेंगे। मैंने आपको तब बताया था कि हमारे पास ओवरऑल 4 बुक्स हैं। एमएचडी हमारे पास क्या था, कोड था। इसमें नंबर 02, 03, 04 और 06 ये हमारी बुक्स का कोड था। ठीक है, अब हम आज से क्या करने जा रहे हैं, हम जो बुक सबसे पहले कवर करेंगे वो होगा एमएचडी 06। आइडियली हमें सबसे पहले इसी बुक को कवर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आप सबसे पहले देखोगे काल विभाजन और नामकरण। उसके बाद ही तो हम चलेंगे ना कि द्विवेदी युग है या आदिकाल है, मध्यकाल है, देन मैंने आपको बताया था रीतिकाल होगा, फिर आधुनिक काल होगा। अब मैं अगर आपको सीधे ही आधुनिक काल के बारे में बताने लग जाऊँ तो आपको बैकग्राउंड तो पता ही नहीं है, तो आप कनेक्ट कैसे करोगे? तो आइडियली हम क्या करेंगे, सबसे पहले एमएचडी 06 इसको पिक कर रहे हैं हम आज से, और आज से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा इंट्रो दे दिया है ताकि एक आपको समझ में आ जाए हमारी कैसे हमारा सिलेबस चलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, जो हमारा मेन क्या है, यहाँ से सबसे पहले हमारे पृष्ठभूमि बैकग्राउंड। अच्छा, काल विभाजन की समस्याएं क्या क्या हैं, काल विभाजन के जो बेसिस क्या हैं, आधार क्या हैं, नामकरण के आधार कि नामकरण क्यों, अगर हमने आदिकाल रखा तो नाम क्यों रखा, मध्यकाल रखा तो क्यों रखा, रीतिकाल रखा, आधुनिक काल रखा तो क्यों रखा नाम, वो सब जानेंगे हम यहाँ पर। फिर हम देखेंगे यहाँ पर हिंदी साहित्य में प्रचलित काल विभाग और नामकरण। प्रचलित देख रहे हो आप, वैसे तो होंगे बहुत सारे, बट यहाँ पर हम किन की बात करेंगे, जो फेमस हैं, जो प्रचलित हैं। अच्छा, और क्या है, आदिकाल का सीमा निर्धारण कि आदिकाल की टाइमलाइन क्या है। आदिकाल को हमने 1000 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक क्यों रखा है। ठीक है, सीमा निर्धारण ये है आदिकाल हमारा, इसका टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आदिकाल का नामकरण। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम किस पर, जो मैं कह रहा था भक्ति काल, उसका काल विभाजन और नामकरण। फिर रीतिकाल का सीमा निर्धारण की रीतिकाल जो है हमारे पास 1650 से लेके 1850 तक है। ठीक है, अच्छा, सीमा निर्धारण ये इसका पढ़ेंगे, ये तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि रिजल्टेंट हमारा ये है, रिजल्ट हमारा ये है कि ये हमारा टाइम पीरियड है रीतिकाल का। अच्छा, फिर हम देखेंगे इसी का नामकरण। फिर हम चलेंगे कहाँ पर, फिर हम चलेंगे आधुनिक काल पर। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, इसका क्या, इसके पीछे क्या क्या वजहें रहीं इसके आने की। ठीक है, अच्छा, फिर क्या देखेंगे, आधुनिक संवेदना के आधार देखेंगे इसको हम आगे चलकर। अब उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, भारतेंदु युग, इसका काल विभाजन और नामकरण। द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर छायावाद उत्तर, मतलब छायावाद के बाद का टाइम। ठीक है, ये मान लो छायावाद का टाइम है तो उसके बाद का टाइम, छायावाद के उत्तर का टाइम, उत्तर का मतलब उसके बाद का टाइम। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, पहले ना हम क्या करते हैं, पहले हम अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं इग्नू में। हम सीधे ही टॉपिक की तरह जंप नहीं करते हैं, पहले अभ्यास के क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें ये पूछा जाता है तो हम वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, थोड़ा साइंटिफिक वे में चलते हैं, तो हम सीधा चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ सबसे नीचे, ये हमारे आ गए क्वेश्चंस, ये रहे। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है काल विभाजन की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण, प्रारंभिक काल है ना, उसके नामकरण संबंधी विवादों की चर्चा करते हुए आदिकाल नाम की सार्थकता पर विचार करें। अब क्या बोला इन्होंने, प्रारंभिक काल का मतलब ही है आदिकाल। ठीक है,
फिर भक्ति काल के काल विभाजन टाइम पीरियड का जो किया कि 1350 है ना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। इसका नामकरण पर विचार कीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, आधुनिक काल के विविध कालखंडों के काल विभाजन और नामकरण पर प्रकाश डालें। वही आधुनिक काल के विविध कालखंड, उनका काल विभाजन और उनका नामकरण, 3 पॉइंट्स। अब आपने प्रश्न देख लिए हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, हिंदी साहित्य के इतिहास पर जब हम दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात मतलब जो हम देखते हैं, तब हमारी पहली समस्या क्या होती है कि जो 1000 वर्षों के इतिहास को कैसे पढ़ा जाए। अब ये कह रहे हैं 1000 वर्षों का इतिहास, वो कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा काल शुरू क्या होता है 1000 ईस्वी से। देखो अभी मैं बता भी देता हूँ, 1000 ईस्वी से लेके 1350 तक है हमारा आदिकाल। फिर 1350 से लेकर हमारा 1650 तक क्या है, भक्ति काल। 1650 से 1850 तक क्या है, रीतिकाल। और 1850 से लेकर आज तक जो मतलब चल रहा है वो हमारे क्या हो जाएगा, आधुनिक काल, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 1000 साल। समझ में आया कि 1000 साल क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। इसी समस्या को ध्यान में रखकर इतिहास को कालखंडों में विभाजित करते हैं। कालखंड क्या, ये जो मैंने आपको 4 कालखंड बताए, लेकिन इससे हमारे प्रश्न का समाधान नहीं होता। इसी से जुड़ा एक दूसरा प्रश्न उठ खड़ा होता है। अच्छा, साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की अनिवार्यता क्या है, क्यों करें हम काल विभाजन, क्यों करें, उनका नाम क्यों रखें हम, इसको आगे हम चर्चा करते हैं। इस अनिवार्यता को इतिहास में किन तथ्यों से पुष्ट किया जाता है, कौन कौन से फैक्ट्स हैं। अच्छा, इतिहास का कोई कालखंड या युग इतिहास की तथ्यपूर्ण वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है अथवा वह इतिहास के मन की संकल्पना है, इतिहासकार के मन की संकल्पना है, ठीक है। कि मतलब इतिहासकार क्या ऐसे ही नाम रख दे रहा है कि उसके पीछे कोई फैक्ट है, कोई रीज़न है, तब उसने कोई नाम भक्ति काल दिया, तब उसने कोई नाम रीति काल दिया। क्या क्या कारण क्या है, वो फैक्ट्स क्या हैं, या वो तर्क क्या हैं, ठीक है, लॉजिक क्या है, मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलूँ आपको। इन सारे प्रश्नों का समाधान ढूंढना आवश्यक है। इन प्रश्नों से टकराए बिना इतिहास का सही विभाजन नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम चलते हैं पृष्ठभूमि की तरफ। यदि युग विभाजन इतिहास की केवल पद्धतिगत अनिवार्यता है तो उसका औचित्य इतिहास बोध की वास्तविकता से ही निर्धारित हो सकता है। अच्छा, इतिहास बोध में एक प्रकार की आलोचनात्मक चेतना होती है, ये हमारा पॉइंट बन गया। आलोचनात्मक चेतना होती है क्या, कैसे? एक ऐसी चेतना जिसका उपयोग हम जीवन और संस्कृति के परीक्षण के लिए करते हैं। अच्छा, जीवन और संस्कृति के परीक्षण के लिए मतलब उस टाइम का चीज़ें कैसी रही थी, उस टाइम की संस्कृति कैसी रही थी, उसके बाद के काल में इन चीज़ों में क्या डिफरेंस आया, ठीक है, उस सेंस में कह रहे हैं। जिसकी कसौटी पर साहित्य और समाज के रिश्ते की पहचान की जाती है। ऑब्वियसली हम चेक करते हैं कि भाई आदिकाल में जीवन कैसा था, तब की संस्कृति कैसी थी, अब का जीवन कैसा है, अब हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, हमारी कल्चर कैसा है, अब हम क्या क्या चीज़ें मना रहे हैं, है ना, ये सब। साहित्य का इतिहासकार इन रिश्तों में आए परिवर्तन को जितनी तीव्रता से अनुभव करेगा उसका काल विभाजन उतना ही प्रामाणिक होगा। मतलब एक टाइम पीरियड आया और उस टाइम पीरियड में चेंज हुआ सडन, तो वो पॉइंट बन गया हमारा काल विभाजन का टाइम पीरियड पॉइंट, वो हम आगे चलकर इसमें देखते हैं। अच्छा, क्या यही कारण नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट आलोचनात्मक कहें जो क्रिटिसाइज़ करने वाले एक हमारे लेखक हैं। अच्छा, इतिहास की ओर बार बार लौटने की ज़रूरत होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास, ये क्या यही कारण नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की ओर बार बार लौटने की ज़रूरत होती है। अच्छा, उनके इतिहास की ओर हम इसलिए लौटते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रखर आलोचनात्मक दृष्टि से इतिहास बोध को अर्जित किया है, ठीक है। उन्होंने साहित्य के इतिहास को कार्य कारण के संबंधों की श्रृंखला में प्राप्त किया। कार्य कारण का मतलब कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं
करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन पर लिखा है। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार, कौन सी शिक्षित जनता, उनकी प्रवृत्ति के अनुसार हमारे साहित्य के रूप में, स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट्स रहे होंगे, उनसे प्रेरणा पाकर क्या क्या हुआ होगा, भिन्न भिन्न काव्य धाराएँ, भिन्न भिन्न काव्य धाराओं की शाखाएं निकली हैं। उन सभी चीज़ों के क्या सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। मतलब हमें इन सब चीज़ों को काउंट करना ही पड़ेगा कि क्या क्या प्रभाव रहे हैं, उनसे क्या क्या शाखाएं फूटी हैं, हमें उनको लिंकेज करना, स्थापित करना पड़ेगा शाखाओं से, कि अगर एक्स चीज़ रचनाकार ने एक्स चीज़ बनाई है, मान लो कुछ भी चीज़ बनाई है, उसके क्या क्या रीज़न था, क्या प्रभाव उस पर पड़ा, ऐसा क्या चेंज आया उसके समाज में, उसकी संस्कृति में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं वो, 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि। संचित मतलब जो हम संभाल के रखते हैं ना, कि इकट्ठा होना को बोलते हैं संचित करना। तो संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर अब क्या कह रहे हैं वो, 7-8 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी। मतलब उनका है कि जो 1000 वर्षों से लेकर उनके टाइम पीरियड को वो बोल रहे, तो 1800 वर्ष, 1800 ईस्वी, इस तक का टाइम पीरियड तो हो चुका है। मतलब ये संचित है ना, इसमें जो भी लिखा गया, जो भी काव्य धाराएँ आई, वो तो संचित हैं, इकट्ठी हुई पड़ी हैं। तो वही वो कह रहे हैं, वही संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण हो सके। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे पास चीज़ पड़ी हुई है इकट्ठा, बट हमने उसको डिवाइड नहीं किया, हमने काल विभाजन अभी तक किया ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं यहाँ पर, वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे निर्दिष्ट मतलब एक हमने स्लॉट डिसाइड नहीं किया कि ये टाइम से ये टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, ये टाइम से ये टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं वो। इस लंबे उदाहरण में शिक्षित जनता जैसे शब्द को छोड़कर शायद ही किसी बात पर एतराज़ किया जा सके। मतलब वो कह रहे हैं कि वो, मतलब इस बुक का राइटर, इग्नू की बुक का राइटर कह रहे हैं कि आपको ऐसा शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए था। किनको? शुक्ल जी को। अच्छा, सारांश यह है कि बिना ठोस इतिहास दृष्टि के सुसंगत काल विभाजन नहीं किया जा सकता। मतलब आपको इतिहास की डीप नॉलेज चाहिए, किसके लिए? काल विभाजन करने के लिए, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूँ। और बिना काल विभाग के इतिहास का अध्ययन नहीं किया जा सकता। मतलब दोनों इंटरलिंक्ड है आपस में। साहित्य के इतिहासकार का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व क्या है कि वो युग के समूचे तंतुजाल के रेशों का, जिसमें साहित्य का यथार्थ और युग का अनुभव एक दूसरे से गूंथा हुआ है। मतलब साहित्य का यथार्थ मतलब जो लिखा गया है उनकी रियलिटी, और युग का अनुभव, जिस युग में वो रह रहा है उस युग में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सी प्रवृत्तियाँ उभर रही हैं, कौन सी प्रवृत्तियाँ ढल रही हैं, उनका नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि जिस युग में इतिहासकार जी रहा है उस युग के समसामयिक मतलब करंट प्रश्नों पर उसकी पकड़ गहरी हो, उसको पता हो कि आजकल के टाइम पे चल क्या रहा है। इसके बिना इतिहास दृष्टि निर्मित नहीं होगी। हमारा फोकस एक बात पर है, इतिहास दृष्टि, ठीक है। अच्छा, और होगी भी तो वो अतीतोन्मुखी होगी। अतीतोन्मुखी का मतलब कि इतिहास से प्रभावित होगी, जो पुराना कुछ चीज़ घट चुकी है घटना, उससे इन्फ्लुएंस होगी। मतलब अगर कोई इतिहास लिखेगा या काल विभाजन करेगा तो उसके ऊपर क्या रहेगा, पुरानी बातों का प्रभाव रहेगा, करंट बातों को वो ध्यान नहीं दे पाएगा। इतिहास दृष्टि की सार्थकता उसके भविष्योन्मुखी होने से है। भविष्योन्मुखी का मतलब उसकी जो बोलें उसको इतना स्पेकुलेशन होना चाहिए उसके अंदर, किसके अंदर, लेखक के अंदर, कि आगे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। दूरदृष्टि होनी चाहिए, अगर बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में बोले, ठीक है। दूरदृष्टि किसकी होनी चाहिए? उस लेखक की। अब ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भों को पहचान कर
ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भ, ठीक है, उनको पहचान कर ही साहित्य के कालखंडों का निर्धारण किया जा सकता है। ये हमारा एक पॉइंट बन गया। ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भों को पहचान कर ही साहित्य के कालखंडों का निर्धारण किया जा सकता है। ऐतिहासिक संदर्भ रचनाओं की जटिलता और विशिष्टता को समझने में आवश्यक उपादान है, ठीक है। उपादान है मतलब यहाँ पर आप समझ लो कि एक टूल है। अच्छा, कुछ विद्वानों की तरफ से यह संकेत अवश्य मिलते रहे हैं कि साहित्य के कालखंड का निर्धारण विशुद्ध साहित्य के मानदंड पर होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो साहित्य अगर आप कालखंड कर भी रहे हो उसका निर्धारण कैसे होना चाहिए? विशुद्ध साहित्य के मानदंड पर। मतलब अगर आपको लिटरेचर में कोई एक स्टैंडर्ड स्थापित कर दिया गया है, उसी के बेस पर क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए कालखंड का, और वो टाइम पीरियड का भी डिसाइड जो आप कर रहे हो वो भी उस नियम के मुताबिक होना चाहिए, उस मानदंड के मुताबिक होना चाहिए जो कि फिक्स किया गया है, ठीक है। यदि इस प्रकार के मानदंड स्वीकार कर भी लिए जाएं तो क्या ऐसा करना वैज्ञानिक होगा? मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मान लो हमने कोई नियम बना भी दिया तो क्या ज़रूरी है कि वो नियम हर टाइम एप्लीकेबल हो? साहित्य के मूल्यांकन का एक आधार इतिहास भी होता है। अच्छा, यदि इतिहास को छोड़ देंगे तो मूल्यांकन का दूसरा आधार शास्त्र होगा। शास्त्र मतलब थ्योरी। अच्छा, और शास्त्र प्रायः जीवन और समाज की सजीव चेतना का परीक्षण नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, और उसमें जड़ता होती है किसमें? साहित्य में, शास्त्र में, ठीक है। थ्योरी में, मतलब थ्योरी क्या है? थ्योरी तो फिक्स्ड है। अब फिर जरूरी थोड़ी है कि वो थ्योरी हर एक पे एप्लीकेबल हो, हर टाइम पे एप्लीकेबल हो, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसमें जड़ता होती है। जड़ता मतलब रिजिड होता है। यही कारण है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में साहित्य ऐतिहासिक की परिपाटी नहीं है। साहित्य इतिहास मतलब साहित्य के इतिहास की परिपाटी नहीं है। अच्छा, ऊपर के परिच्छेद में हमने जिस तीसरे प्रश्न को उठाया, ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। क्या है ये? यहाँ पर आप देखो कि यदि इतिहास को छोड़ देंगे तो मूल्यांकन का दूसरा आधार शास्त्र होगा। शास्त्र क्या है? सजीव चेतना का परीक्षण नहीं करता समाज की। अच्छा, अभी और देखिए आप, जिस तीसरे प्रश्न को उठाया था कि इतिहास वास्तविक तथ्य है या इतिहासकार के मन की संकल्पना, उस प्रश्न का विवेचन भी अनिवार्य है। विवेचन मतलब उसका एनालिसिस। वस्तुतः इतिहास तथ्यगत वास्तविकताओं के साथ एक व्याख्या की मांग भी करता है। मतलब फैक्ट्स तो हैं ही, जैसे एग्जाम्पल कि ठीक है ये युद्ध इस टाइम पीरियड में हुआ था, बट उसके साथ क्या क्या, उस इतिहास के बारे में भी तो बताओ कि उस युद्ध के कारण क्या थे, ठीक है। अच्छा, वस्तुतः इतिहास तथ्यगत वास्तविकताओं की के साथ एक व्याख्या की भी मांग करता है। इसी से हमारे जीवन मूल्य निर्धारित होते हैं, ठीक है। यदि किसी कृति को इतिहासकार ने मूल्यवान माना है तो क्यों माना? कृति मतलब किसी क्रिएशन को, किसी रचना को। रचना मतलब कोई किसी ने बुक लिखी है, कोई कुछ लेखन को, तो क्यों? उसकी व्याख्या में ही इस प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। कैसे? कि उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने तुलसीदास को महत्वपूर्ण कवि घोषित किया है। ये बोलते हैं कि वो हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं। कौन? तुलसीदास जी। इस घोषणा के आधार पर ही, इस घोषणा के आधार की खोज करते हुए हम क्या पाते हैं कि तुलसीदास आचार्य शुक्ल के कट्टर मर्यादावाद और नैतिकतावाद पर खरे उतरते हैं। क्यों कह रहे हैं वो उनको अच्छा है, अच्छी हैं या बहुत वैल्यूएबल है? क्योंकि वो उन शुक्ल जी के कट्टर मर्यादावाद और नैतिकतावाद पर खरे उतरते हैं। कौन? तुलसी जी। आचार्य शुक्ल तुलसीदास की तरह समाज में अव्यवस्था स्वीकार नहीं करते। उनको क्या? सिस्टम में चाहिए चीज़ें, अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। इस व्याख्या में ही आचार्य शुक्ल के इतिहास की सीमाएं सामने आ जाती हैं। सीमा क्या है? कि वो काफ़ी रिजिड हैं। किसके सेंस में? मर्यादा की सेंस में और नैतिकता की सेंस में। शुक्ल जी। तुलसीदास की कृति इतिहास के लिए ऐतिहासिक दस्तावेज हो जाती है और आचार्य शुक्ल उस ऐतिहासिक दस्तावेज का विश्लेषण और मूल्यांकन अपनी इतिहास दृष्टि से करते हैं। अपनी इतिहास दृष्टि क्या? कि भाई चीज़ें मर्यादा में होनी चाहिए,
नैतिकतावाद भी रहना चाहिए। इस मूल्यांकन से इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि की सीमाओं को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तथ्यात्मक वास्तविकताओं की व्याख्या में ही इतिहास दृष्टि की सीमाएं और संभावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं। क्या कहा फिर से देखो, तथ्यात्मक वास्तविकताओं, जो फैक्ट्स हैं उसके संदर्भ में जो कुछ बात की जा रही है, अगर हम उनको चेक करेंगे तो इतिहास दृष्टि की सीमाएं और संभावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक 1.1। इसी तरीके से मैं आपको एक एक करके टॉपिक समझाऊंगा। होपफुली आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़